गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 17th ऑफ अगस्त और आज जो 7 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं छोटे छोटे, वो कौन कौन से हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, एक बार उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से। इसरो ने अभी एक अपना नया जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने बनाया था, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो उसकी फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है और सक्सेसफुल हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ से एक और टॉपिक हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसरो का थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ करेंगे। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये क्या होता है बात करेंगे। उसके अलावा एक नया स्पीसी डिस्कवर किया गया है सिक्किम के अंदर, एक फ्लावर स्पीसी है। और इस फ्लावर स्पीसी की खास बात यह है कि कभी भी ओपन अप नहीं होता है। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। बिहार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है, जहाँ पे 50 ग्राम मेटल, और ये बड़ी अजीब सी मेटल है, जिसकी कीमत होती है 850 करोड़ रुपए, इसको पुलिस ने पकड़ा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अमेरिका ने पैसिफिक ओशन के अंदर अपना नया मिसाइल सेटअप कर दिया है, चाइना के थ्रेट के रिस्पॉन्स में। सोलर साइकिल क्या होता है थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक टीम जा रही है वहाँ पे फैक्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में लार्ज स्केल पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। चलिए, EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देखिए आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। ईओ मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, सर्विलियंस करना है, डिजास्टर की मॉनिटरिंग करनी है, राइट। उसके अलावा फायर डिटेक्शन हुआ, कोई वाइल्ड फायर हो गया, जंगल में आग लग गई, आपने उसको देख लेना है। कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेनी है। सोइल मॉइस्चर के बारे में, क्रायोस्फीयर स्टडीज़ के बारे में। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है जो कि अर्थ का फ्रोजन पार्ट होता है, जैसे आइस कैप्स होती हैं, ठीक, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा ओशन में जो सरफेस विंड है उसके बारे में। फ्लड को हम लोग डिटेक्ट करेंगे, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ये कुछ स्पेशल सैटेलाइट होते हैं जिनके द्वारा ये टास्क किया जाता है। और इसरो ने अपना एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा सैटेलाइट है जिसको यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है हम लोगों ने EOS-8। किसके द्वारा छोड़ा गया है, देखिए, मतलब जो सैटेलाइट ऊपर जाते हैं ना, कोई तो उसको लेके जाता होगा, उसे हम लोग रॉकेट बोलते हैं, या लॉन्च व्हीकल कह सकते हो, रॉकेट होता है। दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं ना, वैसे ही समझ लीजिए आप, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन इन रॉकेट्स के अंदर भी अलग अलग रेंज होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमारा GSLV है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, हमारा जो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है, वो इतना बड़ा है कि वो कई 100 किलोग्राम, कई हजार किलोग्राम के सैटेलाइट को भी लेके जा सकता है। बड़ा है ना, बड़ा व्हीकल है, बड़ी गाड़ी है। फिर एक आती है हमारी मीडियम वाली, जिसे हम लोग बोलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये उससे थोड़ा छोटा होता है। फिर एक सबसे छोटा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं SSLV, छोटे कामों के लिए। अब सीधी सी बात है, आपको अगर थोड़ा सामान ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए आप GSLV थोड़ी ना लेके जाओगे, PSLV थोड़ी ना लेके जाओगे, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उन छोटे सैटेलाइट के लिए अभी कुछ समय पहले इसरो ने SSLV को बनाया था, और हम लोग SSLV की अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 बार टेस्टिंग कर चुके थे। एक बार हम लोगों ने टेस्टिंग किया 2022 में, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। उस वो जो अपने साथ छोटा सैटेलाइट लेके गया था, उसको गलत ऑर्बिट के अंदर हम लोगों ने सेटअप कर दिया, कोई बात नहीं। पहले अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, फिर दूसरा अटैम्प्ट 2023 के अंदर दिया। दूसरे अटैम्प्ट भी सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन पिन ड्रॉप जो एक हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक्यूरेट, वो नहीं था। तो दूसरे अटैम्प्ट में जो है इंटरव्यू तक पहुंचे। लेकिन तीसरा जो अटैम्प्ट है, उसमें एग्ज़ाम क्लियर, मतलब ये फुल फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है। तो इसरो के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो जब इसरो के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, अभी इसरो इसको प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकता है, इंडस्ट्री को दे सकता है इसकी प्रोडक्शन के लिए। तो बस वही है, फ्यूचर में अगर किसी इंडियन जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अगर उनको भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं छोटे छोटे, तो वो इंडिया का SSLV का यूज़ कर सकता है। तो अभी हमें GSLV और PSLV की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने दिया था। तो ये जो सैटेलाइट है, अभी जो EOS हम लोगों ने छोड़ा है, इसके अंदर 3 पार्ट है बेसिकली इसके, जिसे आप पेलोड कह सकते हो। सबका अलग अलग काम होता है। एक टीम में 10 लोग होते हैं, तो सबको अलग अलग जॉब्स दी होती हैं। तीनों का काम ही ऑब्जर्वेशन करना होता है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे इसके अंदर एक पेलोड है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, EOIR बोलते हैं, इसका काम ये है जो मैंने आपको बताया। फिर हमारे पास होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे GNSS बोलते हैं, इसका काम है ये वाला काम है। उसके अलावा हमारे पास एक सिक UV डोजीमीटर भी होता है, जिसका काम होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना होता है। मतलब एग्जाम के लिए आपको इतनी इन डेप्थ डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है,
ये जो आर्टिकल डाला इसका पर्पज़ यही है, आपसे वो क्या पूछ सकता है, एसएसएलवी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और इसरो ने इसको लॉन्च किया है, किसको लॉन्च किया है, EOS-8 को लॉन्च किया है। इसको हम लोग कहाँ पे छोड़ेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेंगे, ये भी आपने याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि ये जो हम लोग एसएसएलवी लेके जा रहे हैं ना, उनको 475 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस वहाँ पे जाके उसको ऑर्बिट में सेटअप करेगा। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है जो कि 1000 किलोमीटर से कम का होता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही है, ठीक है, 400 किलोमीटर के लगभग पड़ता है वो। चलिए आगे बढ़े। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट बहुत डिफरेंट तरह के स्टेप्स ले रही है, उसमें से एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे क्रॉप फेलियर हो जाता है ना, आग लग गई या ड्रोट आ गया, हीट वेव कुछ भी, जो अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उसकी मेजरमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कितना क्रॉप फेलियर हुआ, कितना किसानों को कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये बड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। ये डिफिकल्ट इसलिए भी होती है क्योंकि ऑन ग्राउंड जब आप जाके सर्वे करते हो, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ना, कई बार वो बेसिकली ऐसा पाया गया है कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, कई बार करप्शन भी होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उस पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया, ताकि हम लोग अपनी क्रॉप्स को बेटर तरीके से मैनेज कर सकें, अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें। तो ये एक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है। देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो मतलब अर्थ मतलब लैंडफॉर्म, और स्पेशियल मतलब स्पेस, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफिकल अलग जो रीजन्स हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। पर्पज़ वही है कि जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का मतलब समझते हो ना, जैसे लाइव कमेंट्री होती है क्रिकेट की, तो रियल टाइम है, जैसे ही कुछ होता है तुरंत चेंजेस हो जाते हैं। तो क्रॉप मैनेजमेंट के लिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। भाई जब ह्यूमन की इंटरवेंशन हो जाती है ना, तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, करप्शन के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है बीच में। लेकिन इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी का ही पूरा यूज़ कर लिया है। तो क्रॉप की कंडीशन कैसी है, वेदर पैटर्न कैसा है, रेजर्वर की स्टोरेज कैसी है, ग्राउंड वाटर का लेवल कैसा है, सोइल की हेल्थ कैसी है, ये सब टेक्नोलॉजी करेगा। टेक्नोलॉजी करेगा तो रियल टाइम में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई ना, कुछ कुछ वैसी है जैसे गति शक्ति इनिशिएटिव के अंदर की गई थी। अब गति शक्ति इनिशिएटिव क्या है, आपने कई बार अपने शहरों में देखा होगा, पहले सड़क बनती है, अगले साल उस सड़क को तोड़ देते हैं, उसमें से पाइप बिछाना शुरू करते हैं, सीवरेज लाइन बिछाते हैं। अगले साल उनको याद आता है, अगले साल जब सीवरेज लाइन बिछती है तो फिर उनको याद आता है, अरे हम लोगों ने खंबे तो यहाँ पे गाड़े ही नहीं, फिर उस सड़क को तोड़ के उसके साइड में खंबे गाड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ यही चलता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर 16-17 मिनिस्ट्री को एक पोर्टल के ऊपर कंबाइन कर दिया था, सिंक कर दिया था। तो अब अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी मिनिस्ट्री में कोई काम चल रहा होता है, तो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, तो इससे बेटर प्लानिंग होती है। तो ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हम लोगों ने, सरकार ने बनाई थी। अब कुछ कुछ इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ सरकार जो है एग्रीकल्चर के अंदर भी करेगी, जहाँ पे इसरो की हेल्प भी ली जाएगी। क्योंकि भाई देखिए, जो ग्राउंड के ऊपर आपको क्रॉप्स को मैनेज करना, ऑब्जर्व करना है, वो तो सैटेलाइट के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे इसरो क्या करेगा, दो चीज़ें यूज़ करेगा, रिसैट 1A एंड द वेदास, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में आता है, और इसरो इसको यूज़ करता है क्या ये रिसैट और वेदास। रिसैट तो सिंपली एक जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, जो कि ऊपर से ये देख सकता है भाई क्लाउड कितना है, ठीक है जी, आपकी जो लैंड है उसकी हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाएगा। मान लो कहीं पे आग लग गई, ज़मीन में हज़ारों एकड़ ज़मीन जल गई, तो एक्यूरेट पिक्चर होना ज़रूरी है, आपको सैटेलाइट प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो वेदास है, वेदास मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड द आर्काइवल सिस्टम। तो जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसकी कलेक्शन काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। और इनको इंटीग्रेट कौन करेगा, मोस्टैक एंड भुवन। ये मोस्टैक क्या है, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मोस्टैक है, ये भी इसरो के साथ मिलकर ही काम करता है। मेट्रोलॉजिकल एंड द ओशियोनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर, देखिए यहाँ पे इसरो का लोगो भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली इनका काम यही होता है कि जो भी मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सैटेलाइट जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, उस सभी को एक जगह पे मैनेज करने का काम बेसिकली ये आप मान के चलिए एक तरह से कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, शायद आपको थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे, और
हाँ, तो इसकी कैपेबिलिटीज़ मतलब क्रॉप मैपिंग अच्छे से हो जाएगी, क्रॉप रोटेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे डेफ़िनेटली करने वाले हैं, ठीक है? क्रॉप की कंडीशन कैसी हैं वो सब पता चल जाएगा। तो फार्मर्स को बेनिफिट है ना इन सब चीज़ों से। फार्मर्स को डेटा अच्छा मिलेगा, फार्मर्स को एडवांस में वार्निंग मिल सकती है अगर कोई क्लाइमेटिक कैलेमिटी होने वाली है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग करेंगे। तो बेनिफिट वही है, क्रॉप पैटर्न अच्छा होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, ड्रोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सोइल की हेल्थ का हमें अच्छे से पता लगेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, तो उस सब के लिए किया गया है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। चलिए, गैस्ट्रोडिया इंडिका, ठीक है? थोड़ा पिक्चर इधर देख ले आकर दिखा देता हूँ आपको। ये एक फ्लावर है बेसिकली, लेकिन आपको बोलोगे सर ये फ्लावर जैसा तो लग नहीं रहा है, फ्लावर कैसे हो गया? ये फ्लावर जैसा इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कभी ओपन अप होता ही नहीं, ये हमेशा से ही क्लोज रहता है। ओपन अप होता तो ये एकदम फूल की तरह खिल जाता। ये बड़ा ही यूनिक और इंडिया में पहला ऐसा फ्लावर डिस्कवर किया गया है जो ओपन अप होता ही नहीं। इन्हें बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमस, ठीक है? इन्हें क्लिस्ट्रोगैमस बोला जाता है। सिक्किम में ऑब्जर्व किया गया है, कहाँ पे? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जिसका नाम है फैम्बोंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया। तो भाई जब ये ओपन अप होता ही नहीं तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे करता है? क्योंकि जब फ्लावर ओपन अप होगा तभी उसके पोलन्स वगैरह कलेक्ट किए जाएंगे इंसेक्ट के थ्रू, तो पोलिनेशन कैसे होता है इसका? ये भी एक बड़ा ही विचित्र सी चीज़ है, अजीब सी चीज़ है। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला तो क्लिस्ट्रोगेमी, क्लिस्ट्रोगेमी का मतलब होता है कि वो फ्लावर जो कभी भी ओपन अप नहीं होते हैं, एक दूसरे फ्लावर होते हैं जो ओपन अप होते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं चैज्मोगैमस। जो नॉर्मल हमारे फूल पत्ती होती हैं सब, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, सब ओपन अप ही होते हैं, तो वो सब चैज्मोगैमस होते हैं। तो ये क्योंकि ओपन अप होता ही नहीं, इसीलिए ये क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? अपने खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसको इंसेक्ट्स नहीं चाहिए, इसको विंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको फ्लाइज, मक्खी मच्छर नहीं, मक्खियाँ नहीं चाहिए, इसको बटरफ्लाई नहीं चाहिए पोलिनेशन के लिए, कुछ नहीं चाहिए इसको। सेल्फ पोलिनेशन करता है और इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब क्योंकि इसको पोलिनेशन वगैरह सब चाहिए नहीं होता है, क्योंकि ओपन अप होता ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता, ठीक है? इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी उस सेंस में नहीं करता है। तो फिर इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्ब्स कहाँ से मिलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट? वो मिलती है फंगस से, जो अंडरग्राउंड फंगस होती है उसका यूज़ करता है। तो ये जो बड़ा फ्लावर है ना, इसने अपने तरह का बहुत ही स्पेशलाइज्ड और यूनिक एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि भाई ना तो ये ओपन अप होता है, ना ये क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, ठीक है? इट लैक्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, लेकिन इसको एनर्जी चाहिए तो वो फंगस से ले लेता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी मिलता है, 1950 से लेके 2100 की मीटर अबव सी लेवल पे आपको जाके मिलेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने इसको याद रखना है। तो इससे बेनिफिट तो यही हुआ कि भाई तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो और रिच हो गई है ना? हमें कुछ नई रिसर्च हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, उस तरह की बातें। तो ये जो फैम्बोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सिक्किम से बिलोंग करती है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है। गैंगटॉक से 20 किलोमीटर दूर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसका नाम कहाँ से पड़ा? इसका नाम पड़ता है एक वर्ड से, एक लेप्चा वर्ड है, पहाड़ी वर्ड है, जिसका नाम है हैम्बोक। हैम्बोक का मतलब होता है लोकल एवोकाडो ट्रीज, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम डिराइव हुआ है फैम्बोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? काफ़ी अच्छे खासे जो रेयर स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं, जैसे ब्लैक बियर आपको यहाँ पे मिलेगा, रेड पांडा आपको देखने को मिलता है, यहाँ से यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में। सीवेट कैट यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, ठीक है? तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना आपने, यहीं से सवाल आते हैं, यहीं से। कैलिफोर्नियम सीएफ, मतलब कैलिफोर्नियम इसका ये फॉर्मूला है, और सीएफ इसका जो है वो सिंबल है। कैलिफोर्नियम है क्या और न्यूज़ में क्यों है? बिहार में पुलिस को एक टिप मिली और उन्होंने ये बताया कि साहब 3 लोग बहुत ही ज़्यादा महंगा एक मटेरियल लेके जा रहे हैं, और वो इतना महंगा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी 1 ग्राम की कीमत होती है कम से कम 50 करोड़ रुपए, और उनके पास टोटल कितना था? 50 ग्राम। तो कीमत कितनी हो गई जी? 850 करोड़ रुपए। हल्क छोटा सा होता है सिर्फ 50 ग्राम का, लेके जा रहे थे मस्त एकदम। पुलिस को टिप मिली तो उन्होंने पकड़ लिया। जब पुलिस ने पकड़ा उसको तो ये पाया कि वो
रेडियो एक्टिव जैसा लगा। किसी को बुलाया होगा कि सब देखिए क्या है, ये लोग लेके जा रहे थे, बहुत महंगा है, तस्करी कर रहे थे इसकी। तो ये लगा कि वो कैलिफोर्नियम हो सकता है। अभी उसको टेस्टिंग वगैरह के लिए भेजा है, अभी वो रिपोर्ट आएगी, लेकिन प्राइमा फेसिया यही पता लग रहा है कि वो जो है वो कैलिफोर्नियम है। लेकिन कैलिफोर्नियम ऐसे परचून की दुकान पे नहीं मिलता है। ये एक हाईली स्पेसिफिक, हाई एक्सपेंसिव रिसर्च एक मेटल होता है, और ये नेचर में भी नहीं पाया जाता, हाईली रेडियो एक्टिव होता है। अगर आप इसके डायरेक्ट संपर्क में 2 मिनट के लिए रह गए ना, तो भाई आपको कैंसर हो सकता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। थोड़ा सा कैलिफोर्नियम के बारे में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 98 है, सिंबल CF है, ठीक है। कैटेगरी के अंदर एक्टिनाइड इसको रखा गया है। 1950s में बार्कले यूनिवर्सिटी के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इसको कैलिफोर्नियम भी कहा जाता है। हाईली हाईली रेडियो एक्टिव है, न्यूट्रॉन को एमिट करता है ना? और ऑब्वियसली बात है, तो उसी को रेडियो एक्टिव बोलते हैं जो अपने न्यूट्रॉन्स को छोड़ता रहता है। न्यूट्रॉन्स डिके होते रहते हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिके करता रहता है। तो इसकी जो हाफ एज है वो है 2.645 ईयर्स। हाफ एज का मतलब या हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि इतने समय में ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने आधे आधे एटम्स को छोड़ देता है, उनको खत्म कर देता है, ये इसका मतलब होता है। तो ये बनाया कैसे था 1950s के अंदर? क्योंकि नेचर के अंदर नेचुरली नहीं पाया जाता है, तो इसको बनाया गया था बाय यूजिंग क्यूरियम एंड द प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम और क्यूरियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो एक नया मटेरियल बनता है जिसे कैलिफोर्नियम कहते हैं। उन समय उन्होंने इसको बनाया था। तो बड़ा ज़बरदस्त होता है भाई। मेटल डिटेक्टर्स जो जैसे गोल्ड और सिल्वर होता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो एयरप्लेन्स, हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनमें जो मेटल्स यूज़ होती हैं, जब वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उस मेटल की फटीग, उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। भाई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है? आपके पास यूरेनियम है, आप यूरेनियम के ऊपर क्या करते हो? एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हो, 2 करते हो, 4 करते हो, 10 करते हो, 50 करते हो, तो ये न्यूट्रॉन कहाँ से आते हैं? ये न्यूट्रॉन कैलिफोर्नियम से आ रहे हैं, जो ये रिलीज़ कर रहा है। ये न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से टकराएंगे, तो यहाँ से नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। वो नए न्यूट्रॉन आगे फर्दर यूरेनियम से टकराएंगे, नए न्यूट्रॉन। ये तो इसको चेन रिएक्शन इसी को तो बोलते हैं। तो आपको न्यूट्रॉन चाहिए सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, कैलिफोर्नियम वो न्यूट्रॉन आपको प्रोवाइड करवा देता है। इसलिए बड़ी काम की चीज़ होती है, और इसलिए बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। अब वो देखिए फाइनल रिपोर्ट आएगी जब की बात है, जब क्योंकि इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हमारा जो एटॉमिक अफेयर्स है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है ना। तो देखते हैं आगे क्या होगा। एनीवेज, आगे बढ़ें थोड़ा सा। AIM-174B मिसाइल, तो देखिए ना, पैसिफिक ओशन के अंदर क्या हुआ। पैसिफिक ओशन में चाइना ने अपनी स्पेशल मिसाइल्स को सेटअप किया हुआ था, ठीक है, जिसका नाम है PL-15। और भाई ये इतनी खतरनाक हैं कि इसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके जवाब में अमेरिका ने अपना खुद का मिसाइल सिस्टम अभी वहाँ पे सेटअप कर दिया है, जिसका नाम है AIM-174B, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी तक अमेरिका ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि अभी तक अमेरिका एक्चुअली अपने एयरक्राफ्ट्स के ऊपर रिलाय कर रहा था। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है ना वो स्टेल्थ हैं, मतलब हम जो दुश्मन का रडार है हमको नहीं पकड़ पाता है। तो उनको लगा भाई क्या जरूरत है मिसाइल को सेटअप करने की, जब हमारे पास एयरक्राफ्ट है ही। वो जाएगा दुश्मन की टेरिटरी में, उसको मार के आ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब चाइना ने जो नया एयरक्राफ्ट खुद का बनाया है, वो इस एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा एडवांस है। तो उसके जवाब में उनको क्या लगा कि भाई अब एयरक्राफ्ट से काम नहीं चलेगा, अब आपको मिसाइल चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हो। तो पहले जो अमेरिका के पास मिसाइल्स थी, उनकी जो रेंज थी पैसिफिक ओशन में, वो 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक की थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट अंदर चले जाते थे ना, तो वो डिस्टेंस वो कवर कर लेते थे। तो अगर आपको मान लो 300 किलोमीटर अंदर जाना है, तो आप 150 किलोमीटर एयरक्राफ्ट लेके जाओगे, 150 किलोमीटर आप मिसाइल छोड़ दोगे, हो गया 300 किलोमीटर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको लगा कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने ये मिसाइल को वहाँ पे सेटअप किया है। और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बस इसको याद रखना। हाईली एक्सप्लोजिव है, खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी है, वो सब चीज़ें इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं। सोलर साइकिल, सोलर साइकिल बेसिकली होता क्या है? सोलर साइकिल के बारे में हल्का सा थोड़ा देखिए, पिक्चर आपको दिखाता हूँ थोड़ा पहले।
तो इसमें होता क्या है, हर 11 साल के बाद बेसिकली हमारे सन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं एवरी 11 ईयर्स। देखिए हमें ये पता है कि हमारी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ लाख सालों में रिवर्स होता है, लेकिन जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 11 साल में रिवर्स होता है। उसे हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट। तो उसकी जब मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्लो हो जाती हैं। ये 11 साल का साइकिल होता है, जिसमें से सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम आफ्टर 11 ईयर्स, सोलर मैक्सिमम। तो जब एक्टिविटीज़ मिनिमम होती हैं तो उसे सोलर मिनिमम कहते हैं, मैक्सिमम होती हैं तो उसको मैक्सिमम कहते हैं ऑब्वियसली। और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सनस्पॉट देखने को मिलते हैं। सनस्पॉट कुछ नहीं होता, जैसे हमारा जो सन होता है इसके जो है ऊपर कुछ इस तरह के डार्क पैचेस देखने को मिलते हैं, डार्क पैचेस जहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम रिलीज होती है, इसे हम लोग सनस्पॉट कहते हैं। तो ये 11 साल का साइकिल होता है बेसिकली। तो उन सन क्या करता है, अपने सरफेस से बड़ी हार्मफुल वेव्स, रेडिएशंस, विंड वगैरह रिलीज करता रहता है, जिसके हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप इसे सोलर फ्लेयर भी कह सकते हो, आप इसे सोलर विंड भी कह सकते हो, और आप इसे मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कह सकते हो। जो भी इसको बोलिए, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है सब में। तो वो सब जो है वो सन करता रहता है, लेकिन उनको प्रॉपरली स्टडी करना और उनका एडवांस में ऑब्जर्वेशन करना वो लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अब हुआ ये कि हमारे इंडिया से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक ऐसा नया तरीका निकाला है जिससे हम लोग सोलर साइकिल के एम्पलीट्यूड का पता लगा सकते हैं, क्योंकि सोलर साइकिल बड़े खतरनाक होते हैं। जब सन से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं तो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देती हैं, और कई बार सैटेलाइट वगैरह को भी ख़त्म कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ख़त्म कर सकती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो जो सोलर साइकिल और ये जो सोलर विंड्स वगैरह होती हैं, इनको एग्जैक्टली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अभी तक हमारे पास कोई पक्का मेथड नहीं था, लेकिन अब हम लोगों ने पक्का मेथड निकाल दिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 11 साल में वो चेंज होता है। ये सब मैंने आपको बता दिया, सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम। तो अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है मैंने आपको बता ही दिया। हमारे सैटेलाइट के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है, जो नदर्न लाइट्स होती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो लाइट्स होती हैं जो कि हमारे पोलर रीजन्स में होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, नीचे वाले को बोलते हैं ऑरोरिया ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस। तो ये बड़ी कलरफुल सी लाइट होती है, इसलिए होती हैं कि सन से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जो रेडिएशंस आती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस, उनके साथ हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो ये देखो थोड़ा कुछ कुछ वैसे होता ही है, दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये सन है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, ये हमारी भैया अर्थ है। अब यूजली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब सन से रेडिएशंस आती हैं तो ये जो मैग्नेटिक है हमारा वो एक्चुअली एक्सटेंड हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, और ये स्ट्रेच हो जाता है इस तरह से, इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि सन की तरफ से फोर्स लग रहा है ना, स्ट्रेच हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब ये रेडिएशन सन की तरफ से बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेरेंस करके हमारे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। इसलिए इनको प्रॉपरली स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंडिया वालों ने एक मेथड यहाँ पे निकाल लिया। मेथड क्या है वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हल्का सा आपको बता देता हूँ। मेथड ये है कि जैसे 11 साल पहले मान लो कोई सनस्पॉट हुआ होगा, ठीक है, इसके डायमीटर और इसके टाइम ड्यूरेशन और डायमीटर, अगर आप इनको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको ये पता चल सकता है कि अगले सोलर साइकिल में या अगले 11 सालों में उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो इन्होंने पिछले बहुत सालों का डेटा कलेक्ट करके ये ऑब्जर्वेशन निकाली है इंडिया वालों ने, कि हम लोग इन सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कि मतलब पिछली 2-3 साल से यूपीएससी का जो सवाल पूछे हैं, आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार का पैटर्न कैसा हो सकता है। तो समथिंग लाइक दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस इन्होंने यहाँ पे की है, लेकिन अब तक कोई भी ये नहीं कर पाया था, हम लोगों ने कर दिया है, कमाल की बात है। तो भाई कई बार मुश्किल मुश्किल चीज़ों का सोल्यूशन है ना बड़ा आसान भी हो सकता है। तो हमेशा मुश्किल चीज़ों का सोल्यूशन मुश्किल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड सम ईजी वेज एज वेल। एनीवेज, यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन बांग्लादेश, तो अब बांग्लादेश की सरकार गिर गई है, तो यूनाइटेड नेशन भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। तो उनका कहना है भैया शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद चीज़ें अभी बदली हैं। 1971 से अभी तक बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, अलग अलग चीज़ों को लेके। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहाँ पे हुई है, पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, लोग भैया डिसअपियर हो जाते हैं,
आर्बिट्रेरी डिटेंशन, खासकर जो अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिटेन कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, मार दिया जाता है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर लगातार अटैक होते हैं। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बांग्लादेश में इस समय एकदम बर्बादी का माहौल छाया हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन के टीम के कुछ लोग वहाँ पे विजिट करेंगे, लोगों का इंटरव्यू लेंगे, चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके बेसिस पे वो ये अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे इशू करेंगे। हालांकि इस रिपोर्ट का कोई खास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, बट फिर भी रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। तो ह्यूमन राइट जो काउंसिल है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसके अंडर में इसको जो है बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का कुछ स्टाफ वहाँ पे विजिट करेगा, इन डेप्थ इंक्वायरी करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रिपोर्टिंग वोटिंग करेगा। कुछ फ़र्क इनसे कुछ पड़ता नहीं है, ये सिर्फ करने की बातें होती हैं। अल्टीमेटली जिन सरकारों को जो करना होता है वो वही करते हैं, है ना। अब इनकी रिपोर्ट से कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने देश में कानून चेंज कर देगा या पॉलिटिकल पार्टीज एकदम से भगवान बन जाएंगी, बहुत अच्छा अच्छा काम करने लगेंगी। ये सब रिपोर्ट्स होती हैं, बट एनीवेज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बस दैट्स इट, इतना ही था आज हमको करना था। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।